नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज समस्त शोधार्थियों, विद्यार्थियों के मध्य में हम शोध की इस कक्षा में आपको बताएंगे कि व्याकरण शास्त्रीय शोध किस प्रकार से किया जाता है, उसके बिंदु, उसके अध्याय कौन कौन से होंगे और किस प्रकार से हम व्याकरण शास्त्रीय शोध परियोजना की यात्रा हम पूर्ण करेंगे और व्याकरण शास्त्रीय शोध की यह परियोजना किस प्रकार से हम सफलता की ओर ले जाएंगे। तो हम आप सबसे एक निवेदन करेंगे कि आप कक्षा के अंत तक जुड़े रहें तथा इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्नों के उत्तर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, तो हम विषय को प्रारंभ करें। हमारा विषय है शोध परियोजना का और हर शोधार्थी के मन में एक प्रश्न आता है और हर विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न आता है कि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं। और उच्च शिक्षा में भविष्य बनाने के लिए आपको शोध कार्य करना अनिवार्य है और रिसर्च वर्क आप करने के उपरांत आप पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी के उपरांत आप डीलिट की उपाधि आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी एमए कर रहे हैं या कहीं किसी संस्था में प्रपोजल उन्हें देना है, तो उस प्रपोजल को तैयार करने के पूर्व आपके मन में अनेक प्रश्न सामने खड़े होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा। हमारा मुख्य विषय है आज का प्राकृत संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन। अगर आप प्राकृत भाषा के विद्यार्थी हैं तो प्राकृत भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन, संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन, अथवा आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं तो हिंदी भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन हम किस प्रकार से करें, ये हमारा शोध का विषय है। इसका मुख्य पृष्ठ हम किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि विगत कक्षाओं में भी, विगत वीडियोस में भी हमने ये सारी जानकारी पहले से दे रखी है, फिर भी आपका ज्ञान बढ़े, ज्ञान में वृद्धि हो, तो इस वृद्धि की भावना से हम आपके लिए पुनः उसी बात को रिपीट करते हैं और उसी बात को पुनः हम आपको नए तरीके से समझाते हैं कि जो शोध का कार्य है, इसमें सर्वप्रथम मुख्य पृष्ठ आपको आवरण पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, आवरण पृष्ठ को आपको तैयार करना हो और शोध का विषय सबसे ऊपर रिसर्च टाइटल टॉपिक हमें लिखना होता है, जो रिसर्च टॉपिक कहलाता है। तो मुख्य हेडिंग हमें आप उसको लिखना होगा और इसके बाद आपके विश्वविद्यालय का मोनो उसमें लगाया जाएगा और जो प्रमाणित मोनो, वही मोनो उतनी साइज का मोनो आपको लगाना। जैसे कि हमने यहाँ पर एकलव्य विश्वविद्यालय का मोनो लगा करके रखा है, आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा। फिर आपको अपने संकाय का नाम, विभाग का नाम, जैसे कि हमने यहाँ संस्कृत विभाग या जैन और प्राकृत अध्ययन विभाग ये लिखा। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश की स्नातकोत्तर उपाधि, क्योंकि एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में एमए के विद्यार्थियों को शोध कार्य दिया जाता है, जो कि लघु शोध प्रबंध होता है और इस लघु शोध में उनसे और शोध कार्य करवाया जाता है और उनके अंदर शोधात्मक वृत्ति का विकास हो, इस दृष्टि से अकादमिक गतिविधि के अंतर्गत इसमें एकलव्य विश्वविद्यालय में एमए के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में ये पाठ्यक्रम में रखा है, जिससे आप एक विषय पर कार्य कर सकें और आप पीएचडी के लिए तैयार हो सकें। चूँकि नई शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति तो बीए पाठ्यक्रम में भी रिसर्च वर्क को ला रही है,
और शोध के प्रति भारत में, भारत की शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में उत्थान हो, उत्कर्ष हो और विद्यार्थियों का जुड़ाव शोध प्रवृत्ति से हो, शोध वृत्ति से हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये नियम लागू किए गए हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वृद्धि हो और भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध होता रहे। तो ये क्रम है विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन स्कीम्स है, उसमें ये निर्धारित किया गया। तो स्नातकोत्तर उपाधि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी की उपाधि हेतु प्रस्तुत यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये आवरण प्रश्न। अब आवरण प्रश्न के बाद में हम देखते हैं कि आपको अपने शोध निर्देशक का नाम लिखना होता है, और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, क्योंकि मैं आपको आपकी कक्षा दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा। इसमें डॉक्टर आशीष कुमार जैन, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत, ये लिखा है। प्रस्तुतकर्ता, अगर आप एमए का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रस्तुतकर्ता लिखेंगे, या कहीं सबमिट कर रहे हैं तो प्रस्तुतकर्ता लिखेंगे। हाँ, आप पीएचडी सबमिट कर रहे हैं, पीएचडी आपने सबमिशन की ओर आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर शोधकर्ता लिखेंगे, अपने विभाग का नाम लिखेंगे, विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे। ये इंटरफेस है इसका, आवरण का, मुख्य पृष्ठ का। तो ऐसे ही आंतरिक पृष्ठ भी हमें, जैसा हम मुख्य पृष्ठ बनाते हैं वैसे ही हमें आंतरिक पृष्ठ भी तैयार करना होता है। अब हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें। जो आप थीसिस वर्क करेंगे, शोध कार्य करेंगे, इस शोध कार्य में आपको कुछ बिंदुओं का, कुछ सर्टिफिकेट्स का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शोध परियोजना के मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए हैं कि शोध परियोजना के मुख्य बिंदु क्या होंगे। तो मुख्य बिंदु में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो यहाँ घोषणा पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, और घोषणा पत्र इसमें लगाया जाता है, जिसमें घोषणा की जाती है कि मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ, मैं मेरे पिता का नाम ये, मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, मैं इस कक्षा में हूँ, और स्नातकोत्तर उपाधि और पीएचडी की वार्षिक पूर्ति के हेतु मैंने इस विषय पर ये अपनी जो शोध परियोजना बनाई है, यह मेरा मौलिक कार्य है। इसमें मुख्य घोषणा जो है, मौलिक कार्य उसमें निहित होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए कि ये मौलिक कार्य आपने किया है। प्रमाण पत्र इसमें आपको देना होता है, और प्रमाण पत्र इस बात का सर्टिफिकेट है कि एक शोध निर्देशक के द्वारा भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि शोध निर्देशक यह प्रमाणित करता है कि मैंने इस विद्यार्थी को अपने निर्देशन में शोध कार्य या शोध परियोजना कार्य मेरे निर्देशन में हुआ है। और फिर आपके विश्वविद्यालय का जो भी फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना घोषणा पत्र लगा सकते हैं, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डिनेंस में पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस होगा, पीएचडी का जो संविधान होगा, बायलॉज होगा, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग प्रमाण पत्र आपको लगाना है, उसकी भाषा शैली का आपको प्रयोग करना है कि उस भाषा शैली में आपको लिखना है, अपना नाम लिखना, फुलफिल करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर शोध निर्देशक के साइन होंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना की, उद्देश्य तथा महत्व। तो प्रस्तावना की हम जहाँ तक बात करें तो चूंकि प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शोध का विषय तो आपको लिखना ही है, क्योंकि आपके शोध का विषय जो है वह है प्राकृत संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ उसको, ठीक है। ये प्राकृत और संस्कृत भाषा, इसमें हिंदी भी हम लिख सकते हैं और हिंदी भाषा को भी हम जोड़ सकते हैं कि हिंदी भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन। तो यहाँ प्रस्तावना हमें लिखना है, प्रस्तावना को हम विषय प्रवेश भी कहते हैं,
और भूमिका भी हम कहते हैं। तो प्रस्तावना में आपका संस्कृत, प्राकृत, पहले तो आप इस सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ लें। मैंने हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने टॉपिक को अ, बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, 2-3 बार इसको देखें, रीड करें। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि प्राकृत संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन। तो प्रस्तावना में आपको, अगर आप प्राकृत का कर रहे हैं तो प्राकृत से संबंधित आपको प्रस्तावना लिखना, प्राकृत व्याकरण से संबंधित आपको प्रस्तावना बनाना होगी, और प्राकृत साहित्य के इतिहास को भी आपको देखना होगा। उसके आधार पर आप ये परिचय और प्रस्तावना आप बनाएंगे। साथ में हम कहें कि अगर हम संस्कृत भाषा में कार्य कर रहे हैं तो आपको संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण और उनकी परंपरा का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। पूर्व लिखने के पूर्व आपको इन ग्रंथों का, व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों का, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं उस भाषा के व्याकरण शास्त्र की परंपरा का ज्ञान आपको होना चाहिए, और उस भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के और भाषा के व्याकरण के ज्ञान के बिना आप भाषा में गतिमान नहीं हो सकते हैं, गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और भाषा का प्रयोग करने में आप अक्षम होंगे। तो मैं समस्त शोधार्थियों को एक परामर्श दूंगा कि आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं, सर्वप्रथम उस विषय से संबंधित साहित्य को आप जोड़ना चालू कर दें, साहित्य को पढ़ना चालू कर दें, और उस साहित्य से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें प्रस्तावना में आप इसमें लिखें। और प्रस्तावना में संक्षिप्त विवरण इसमें दिया जाता है। प्रस्तावना विषय का जो आपने टॉपिक दिया है, इससे संबंधित आपको प्रस्तावना तैयार करना। चलिए, फिर बात आती है उद्देश्य और महत्व की। उद्देश्य और महत्व में हमें कहना चाहिए कि हम अगर देखें उद्देश्य और महत्व को, तो उद्देश्य और महत्व की हम बात करते हैं। ये बात आई उद्देश्य और महत्व की। तो उद्देश्य और महत्व में आप क्या करेंगे? ये तो प्रस्तावना की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य और महत्व। तो उद्देश्य और महत्व में आप ये जो विषय आप ले रहे हैं, इस विषय को लेने का उद्देश्य आपका क्या है, ये मुख्य बात है। और आपको ध्यान देना होगा कि आप ये विषय क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ये जो विषय है, मुख्य रूप से आप अगर देखें तो उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे? आप किस उद्देश्य से ले रहे हैं? व्याकरण का, संस्कृत का, प्राकृत का, हिंदी भाषा का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व क्या है? लौकिक महत्व क्या है? सामाजिक महत्व क्या है? मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? और भाषा शास्त्रीय महत्व क्या है? व्याकरणिक महत्व क्या है? ये सारी चीजें आपको भाषा से संबंधित और आपके विषय से संबंधित, आपको विषय लेने का प्रयोजन भी, उद्देश्य आपको बताना पड़ेगा, किस उद्देश्य से आप ये विषय ले रहे हैं। इसके बाद कुछ बिंदु और हैं जो शोध परियोजना कार्य के मुख्य बिंदु हैं कि उद्देश्य महत्व हो गया। तो उद्देश्य और महत्व के बाद भी बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं, जैसे पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण।
पूर्व शोधकार का सर्वेक्षण से तात्पर्य ये है कि आपने जो विषय लिया है, आपने जो विषय लिया है उस विषय से संबंधित कोई शोध कार्य, शोध पत्र किसी पत्रिका में अथवा पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको सर्वेक्षण में, शोध कार्य का सर्वेक्षण और पूर्व साहित्य में आपको लिखना होगा कि यह जो शोध कार्य आप कर रहे हैं, इस शोध कार्य का पूर्व सर्वेक्षण क्या है और उसका पूर्व साहित्य क्या है। उसके लिखने का भी तरीका है। लिखने का तरीका ऐसा है कि जैसे आप भाषा विज्ञान के बारे में आप लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? भाषा विज्ञान के। अब देखिएगा, आप अगर भाषा विज्ञान के बारे में तो ये मान के चलिएगा भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा आदि में आप किस प्रकार की संरचना कर रहे हैं और उसका साहित्य क्या है, तो उसके साहित्य के विषय में आपको जानकारी देना होगी। पूरी पुस्तक की किस ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ हैं भाषा विज्ञान में। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे भाषा का और संप्रेषण, भाषा में चिंतन, वाक्य संरचना, अर्थ संरचना। अब जैसे भाषा विज्ञान की पुस्तक की हम बात करें, व्याकरण शास्त्र की पुस्तक की बात करें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान नामक पुस्तक है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान। अब वह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है, किस जगह से प्रकाशित है, प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है, अनुवादक, तो प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये सारी बातें आप देना होंगे पूर्व साहित्य में। अगर कोई शोध पत्र आपने कहीं पढ़ा भाषा विज्ञान से, व्याकरण शास्त्र से संबंधित अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी, तो उस पुस्तक का रेफरेंस पूर्व साहित्य आपको देना होगा। या वर्तमान में ही कुछ वर्ष पहले, कुछ माह पहले कोई पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल, पूरा विवरण पुस्तक का, कितने पृष्ठ की है, ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। यद्यपि प्रकाशन, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, लेखक और पुस्तक, ये नाम होना अनिवार्य है। हाँ, पर शोध पत्र का आप अगर लिख रहे हैं तो शोध पत्र में आपको शोध पत्र के शोधकर्ता का नाम, शोध पत्र का टाइटल, ये होना अनिवार्य है। और शोध पत्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, उस पत्रिका का संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है, कहाँ से प्रकाशित हुई, किस अंक में प्रकाशित हुआ ये आलेख, ये सारा, और उसका वर्ष, ये सब आपको उसमें शोध पत्र को अगर आप पूर्व साहित्य में लिखते हैं, करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको ये इस प्रकार से देना होगा। प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय होगा जो व्याकरण है, चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, प्राकृत का व्याकरण हो, तो आप इसका व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन लिख रहे हैं, तो व्याकरण का योगदान प्राकृत भाषा के, अगर प्राकृत से संबंध लिखते हैं तो प्राकृत का, संस्कृत से लिखते हैं तो संस्कृत का, आपको इसमें उस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान आपको देना होगा कि प्राकृत व्याकरण पढ़ने के क्या लाभ हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये भाषा कैसी थी, किनकी भाषा थी, ये सारी चीजें, कितने प्रकार की ये भाषा होती है और इसका प्रचार प्रसार किन किन क्षेत्रों में था। ऐसे बिंदु बना करके हम कर सकते हैं। जैसे सूरसेन, सौरसेनी है, प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत है, पैशाची प्राकृत है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि लिपि का ज्ञान होगा, भाषा का ज्ञान होगा, हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषाओं को जीवित कर पाएंगे। और प्राकृत भाषा का योगदान क्या है भारतीय साहित्य में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, ये सारी बातें बिंदुवार आपको
लिखना होगी कि किन किन बिंदुओं में किस प्रकार से प्राकृत भाषा साहित्य का असर या प्राकृत भाषा साहित्य का अवदान भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में अथवा धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में मूल्यपरक है या नहीं है, गुणबोधात्मक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये मैं केवल कुछ ही बिंदु बता रहा हूं यहाँ। बाकी आपको अध्ययन करने के बाद शोधार्थी स्वयं जब पढ़ेगा तो वह लिख पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वह लिख भी नहीं पाएगा। अतः आप लोग जितने भी शोधार्थी, मेरा उनसे एक निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार से जब भी आप शोध कार्य करें तो आप मौलिक ग्रंथ से ही शोध कार्य करें, मौलिक ग्रंथ को देख करके ही शोध कार्य करें, क्योंकि मूल प्रति से जब आप काम करेंगे तो आपको सही जानकारी आपको उपलब्ध हो पाएगी। होता क्या है वर्तमान की स्थितियों में कि हमने किसी का पीएचडी पढ़ लिया, हमने किसी का शोध ग्रंथ शोध प्रबंध पढ़ा, अब उसी शोध प्रबंध में से ही हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, नकल कर दी। तो आपने मूल ग्रंथ तो देखा ही नहीं, उसके और भी एडिशन आ चुके होंगे, वो उसके ग्रंथ में किस पेज पर थे और वर्तमान में जो नया संस्करण आ गया है उस ग्रंथ का तो वह किस पृष्ठ पर है। ये दूसरी चीज, हमने आपसे इसके पहले प्रमाण पत्र की बात की थी, तो उसमें साहित्यिक चोरी का प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है। साहित्यिक चोरी के पकड़ने के लिए यूजीसी ने अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ सॉफ्टवेयर्स को निर्धारित किया है। पीएचडी जमा होने के पूर्व में, शोध प्रबंध जमा होने के पूर्व में, रिसम्मिनेशन के समय आपको अपना शोध प्रबंध शोध ग्रंथ पीडीएफ फॉर्म में आपको ला करके आपको विश्वविद्यालय में, पुस्तकालय में या विश्वविद्यालय जहां आपको व्यवस्था दे रहा है जिस विभाग में, शोध शाखा में, आप वहां पर जाकर के अपने ग्रंथ का, शोध प्रबंध का साहित्यिक चोरी का प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर पर जब वह जाएगा तो वो पकड़ेगा, आपको बता देगा रेड लाइन करके कि यहाँ यहाँ ये शब्द आपने चोरी से लिए हैं, साहित्यिक चोरी उसमें पकड़ी जाए। तो ये उल्लेखनीय योगदान में आपको लिखने के पूर्व साहित्य भी आप लिखते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से इस तरीके से लिखना है जिससे कि वह साहित्यिक चोरी के क्षेत्र में ना आ पाए, क्योंकि अगर साहित्यिक चोरी आपकी पकड़ी जाती है तो वह हो सकता है आपका पीएचडी रिजेक्टेड हो जाए, अगर अधिक मात्रा में है तो उसका एक परसेंटेज लेवल यूजीसी ने निर्धारित किया है। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के साहित्यिक चोरी से संबंधित प्लेगरिज्म जो अधिनियम है उस अधिनियम को आप 2020 वाला अधिनियम, 2018 वाला अधिनियम दोनों आप पढ़ सकते हैं। दो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हों और दो आपके शोध पत्र यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में अथवा पीयर रिव्यूड जर्नल में आपके प्रकाशित हों, तो ये नियम यूजीसी ने बना के रखे हुए हैं शोध प्रबंध को पूर्ण करने के पहले पहले आपको ये हो जाना चाहिए। और अब वो जो आपके शोध पत्र हैं, शोध पत्र आपके विषय से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप व्याकरण शास्त्र पे काम कर रहे हैं और आप दर्शन शास्त्र की बात करने लग जाओ, ये गलत हो जाएगा। आप व्याकरण शास्त्र पर आप काम कर रहे हैं और आप काव्य शास्त्रीय शोध पत्र प्रकाशित कराएं तो ये गलत हो जाएगा। आपको आपके विषय से संबंधित शोध पत्र ही प्रकाशित कराना है और आपके लिए सहूलियत है, आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं उससे शोध पत्र आपके निकल आएंगे, ठीक है ना। अब परियोजना की योजना एवं परिसीमा, परियोजना की योजना एवं परिसीमा अध्यायों के विभाजन, इसके विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। इसके पहले हम समझ लें प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि। क्योंकि आपका साहित्यिक शोध है तो आपको शोध प्रविधि का लिखना अनिवार्य है कि आप किस पद्धति से, किस विधि से शोध कार्य करेंगे। साहित्यिक है
वर्णनात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, किस प्रकार की शोध प्रविधि आपने प्रयुक्त की है इसमें, या आपने सर्वेक्षण वाली शोध प्रविधि इसमें प्रयुक्त की है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसी आपकी शोध की प्रकृति होगी, विषय टॉपिक जैसा होगा, उस प्रविधि का आपको प्रयोग करना होगा। तो हम अगर देखें कि आपने किस प्रकार की शोध प्रविधि इसमें प्रयुक्त की है, अब देखिएगा कि प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम क्या होंगे। तो प्रस्तावित शोध के भावी परिणामों में जो आप शोध कार्य कर रहे हैं, शोधार्थी को विशेष ध्यान देना कि आप जिस शोध कार्य को कर रहे हैं उस शोध विषय को आप समाज को उस शोध विषय से क्या देंगे। सोशल फाइंडिंग क्या होगी, मोरल फाइंडिंग क्या होगी, सामाजिक परिणाम क्या होगा शोध का, और सांस्कृतिक परिणाम क्या होंगे, राष्ट्रीय परिणाम क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिणाम क्या होंगे। जैसा आपकी शोध की प्रकृति है वैसे ही आपके शोध के परिणाम आएंगे। तो प्रयुक्त शोध प्रविधि में हम अगर देखते हैं कि प्रस्तावित परियोजना में जो आप शोध प्रविधि प्रयुक्त कर रहे हैं वह प्रयुक्त शोध प्रविधि कैसी हो। अगर आप सर्वेक्षण के आधार पर करें तो सर्वेक्षणात्मक। अब उसके भावी परिणाम, उस प्रविधि के भावी परिणाम क्या होंगे, क्योंकि आपको अन्य परिणामों पर विचार करना है, तो आप उस शोध प्रविधि का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी फाइंडिंग सही हो। इसलिए मैंने ये बिंदु पुनः रिपीट किया कि आपकी फाइंडिंग सही हो। तो शोध प्रविधि, ऐसी शोध प्रविधि का प्रयोग करें जिससे आपकी फाइंडिंग अच्छी आए और उसके परिणाम समाज के सामने अच्छे आए। परिशिष्ट संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार की जाएगी, इसके विषय हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड है अपनी, अध्यायों का विभाजन। ये मुख्य है, जो हमने परिसीमाएं आपसे बात की थी, ये परिसीमाएं कौन कौन सी होंगी आप देखिएगा। सबसे पहला अध्याय जो बनेगा वो बनेगा संस्कृत प्राकृत भाषा का परिचय। प्राकृत ऑब्लिक संस्कृत भाषा ऑब्लिक हिंदी भाषा का परिचय, विस्तृत विवेचन। मतलब इस अध्याय में आपको जिस भाषा के बारे में आपका अध्ययन कर रहे हैं तो उस भाषा का आपको क्या देना है, पूरा का पूरा परिचय। कि संस्कृत प्राकृत भाषा का परिचय, इसके बिंदु अनेक हो सकते हैं। विभिन्न पक्षों का वर्णन, भाषा के विभिन्न पक्षों का वर्णन इसमें किया जाएगा। यथा परिचय है, उसका महत्व है, आवश्यकता है, ये बिंदु इसके हो सकते हैं। चलिए, प्रथम अध्याय की बात हो गई। द्वितीय अध्याय की हम बात करें तो द्वितीय अध्याय आप बनाएंगे, निर्मित करेंगे, और आप अध्याय विभाजन में आप अपने रिसर्च गाइड का परामर्श अवश्य लें। ये जो परियोजना मैं दे रहा हूं आप, ये परियोजना आपके लिए सहायक होगी, लेकिन मूलभूत बात ये है कि आपको आपके शोध शीर्षक की प्रकृति के आधार पर अध्यायों का विभाजन होगा। हो सकता है कि नाटकों में व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन, संस्कृत के नाटकों में, संस्कृत के उपन्यासों में, अथवा रामायण में, उत्तर रामचरितम में, और कहना चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम में, अथवा कादम्बरी में व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन, ऐसे हम टॉपिक दे सकते हैं। ये केवल हमने अभी आपको सामान्य तरीके से आपको केवल व्याकरण शास्त्रीय तत्वों को हम किस प्रकार से या अध्यायों का विभाजन करते हैं, हम आपको केवल दृष्टि दे रहे हैं। ये यद्यपि आपको अपने गाइड के अनुसार
ये कार्य संपादित करना है उनके साथ बैठ करके। ये केवल दृष्टि में दे रहा हूँ आपके लिए कि इस रोड मैप के आधार पर आप आगे बढ़ सके, आपकी शोध यात्रा में आने वाले कष्ट, विघ्न, बाधाएं शांति को प्राप्त हो जाए, आपकी बाधाएं, आपकी जिज्ञासाएं शांत हो। तो इस भावना के साथ में मैं आपके लिए ये अध्यायों का विभाजन बता रहा हूं। तो यहाँ प्राकृत संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास, क्योंकि आप प्राकृत भाषा के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, तो प्राकृत भाषा का उद्भव और विकास, चूंकि हमने उसमें परिचय दिया है पूर्ण, उसमें कुछ उसमें आएगा, लेकिन वैशिष्ट जो विशेष बातें हैं, उसका विकास है, उसकी परंपरा है, तो इसका संपूर्ण विवेचन इसमें अध्याय में देना आवश्यक है। संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य, हिंदी साहित्य और उनका विविध विधाओं से संबंधित साहित्य का उद्भव एवं विकासात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्राकृत का, संस्कृत का, जिसमें प्राकृत का, संस्कृत भाषा का आद्यंत परिचय देना अनिवार्य है। अब आप देखेंगे कि दूसरी अध्याय में हमने प्राकृत संस्कृत भाषा का उद्भव विकास इसमें दिया। तो आप अपने वर्ग के आधार पर इन अध्यायों के प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि हमें कितने प्रश्नों में ये अध्याय लिखना है। कई शोधार्थियों के प्रश्न भी आएंगे कि सर बताइए हमें कितने प्रश्नों में ये कार्य करना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, जिस भाषा का जैसा इतिहास हो, जैसा उद्भव विकास होगा, हमें वो सारी परंपरा को छूना है, स्पर्श करना है। कहीं ये ना लगे कि आपने ये विषय पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा नहीं। जब आपने इसकी पूर्व रूपरेखा, आधार पद्धति को नहीं समझा, तो आप आगे अपने विषय पर, मौलिक विषय पर आप कैसे कार्य कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करें तृतीय अध्याय की। तो तृतीय अध्याय की हम जब बात करते हैं, चूंकि हमारा विषय है व्याकरण शास्त्रीय अध्ययन, तो अब हमें यहाँ पर एक अध्याय व्याकरण से संबंधित देना होगा, जो कि व्याकरण साहित्य को, व्याकरण शास्त्र के उद्भव एवं विकास को बता सके। इसका टाइटल और भी हो सकता है, जो व्याकरण शास्त्र की परंपरा बना सकते हैं, अथवा व्याकरण शास्त्र का विकास, और भी कई टाइटल इसमें अध्यायों के नामों पर बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें व्याकरण शास्त्र का कौन सा, भूल गया हूँ, क्षमा चाहूंगा। व्याकरण शास्त्र का संपूर्ण परिचय, उसका उद्भव, विकास तथा विविध आयामों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य की व्याकरण शास्त्रीय परंपरा का परिचयात्मक व शोधपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आद्यंत परिचय देना इसमें अनिवार्य होता है। शुरू से लेके अंतिम अवस्था तक का परिचय हमें इसमें देना अनिवार्य है। तो इसमें व्याकरण शास्त्र के उद्भव, विकास, परंपरा, वैदिक परंपरा के व्याकरणाचार्य, जैन परंपरा के व्याकरणाचार्य, पूर्व परंपरा, वैदिक कालीन परंपरा, प्रातिशाख्य आदि जो निघंटु आदि ग्रंथ हैं, उनके थोड़े थोड़े से साक्ष्य लेकर के हम पूरी की पूरी परंपरा को स्पर्श करेंगे। क्योंकि मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेदों का मुख, व्याकरण को मुख कहा गया है वेदों का। तो ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आप इसमें पूरा का पूरा उद्भव विकास देंगे। और वैदिक परंपरा के प्राचीनता से लेकर के वर्तमान तक के इसमें आचार्यों का परिचय आप दे सकते हैं, और इसमें आप इस अध्याय को बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करें चतुर्थ अध्याय। तो चतुर्थ अध्याय में चूंकि हम प्राकृत भाषा में भाषा शास्त्रीय तत्व, ये अध्याय हम बना रहे हैं, चौथा अध्याय, इसमें कि हम बनाएंगे कि प्राकृत अथवा संस्कृत अथवा हिंदी भाषा में भाषा शास्त्रीय तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि
क्योंकि देखो इसमें हमने जो दिया है भाषा शास्त्री तत्व है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो व्याकरण शास्त्री तत्व कौन कौन से हो, ठीक है। व्याकरण व्याकरण शास्त्री तत्व, क्योंकि देखिए आप को मैं बताऊं, आपने जब पहली बार व्याकरण पढ़ी, चाहे वह हिंदी की हो, संस्कृत की हो, प्राकृत की हो, तो आपको सबसे पहले आपको ध्वनि विचार की बात आती है। आपको ध्वनियों का विचार इसमें विमर्श करना है कि ध्वनियाँ आपकी जो जिस भाषा पर आप कार्य कर रहे हैं उस भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अथवा स्वनिम है, अथवा संयुक्त वर्ण है। तो वर्ण विचार, ध्वनि विचार, ये आपको इसमें करना होगा, ठीक है। संज्ञा विचार, सर्वप्रथम हम संज्ञाएं पढ़ते हैं कि पद संज्ञा है, इत संज्ञा है, स्त्री संज्ञक है, और भी अन्य हम संहिता संज्ञा भी हम पढ़ते हैं। जो और संज्ञाएं आपके भाषा से संबंधित है, व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है। अगर हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी व्याकरण शास्त्र की उन संज्ञाओं के बारे में आपको देना होगा पूरा का पूरा शोधात्मक कि ये कहाँ कहाँ से वर्णन रहा है। पद विचार, सुप्तिंगतम पदम, ठीक है। तो पद कितने हैं, पद किसे कहते हैं, पद संज्ञा क्या है, संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि, अथवा विसर्ग संधि, हल संधि, ये आपको विचार इसमें देना होंगे और इनको छांटना होगा। अगर आप किसी, मान के चलिए आप अगर रामायण के व्याकरण शास्त्री तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, अथवा कालिदास के ग्रंथों पर आप काम कर रहे हैं, अथवा आप आचार्य मानतुंग, आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी के ग्रंथों में व्याकरण शास्त्री तत्वों की खोज कर रहे हैं, या उनके व्याकरण के प्रयोगों को आप छांट रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो आपको इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ध्वनि विचार में ध्वनियों का परिचय आपको देना होगा और उनका शोधात्मक परिचय, संज्ञा में संज्ञा का परिचय, फिर आपको अपने ग्रंथ में संज्ञाएं कहाँ कहाँ मिली, कौन कौन सी संज्ञाओं का इसमें प्रयोग हुआ, कौन कौन से पदों का, किस प्रकार के पदों का प्रयोग हुआ, संधि कितने प्रकार की प्रयुक्त की है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। जैसे कि उनका जैनिंद व्याकरण है, और जैन परंपरा का हम कातंत्र आचार्य सर्ववर्मकृत कातंत्र व्याकरण को हम देखते हैं। तो आप अगर वो व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें व्याकरण शास्त्र में आखिर कौन कौन से तत्व होते हैं। तो बहुत शोध कार्य बड़ा कठिन नहीं है, शोध कार्य बहुत सरल है। बस एक दिशा मिलना, एक मार्गदर्शन मिलना, एक निर्देशन मिलना ही कठिन होता है। और ये इस वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ खोल खोल करके, कि जिससे आपका शोध और शोध की यात्रा दोनों सफलता को प्राप्त हो। संधि विचार, समास विचार, संधि कितने प्रकार की संधियों का प्रयोग किया गया है, गुण संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। तो जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, फिर समास प्रकरण, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व, द्विगु आदि जो समास है उस समास का विचार आपको करना है। कारक प्रकरण, विभक्ति प्रकरण, कारक और विभक्ति प्रकरण को आपको देखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लिंग, एक वचन, द्विवचन, लकार, लिंग लकार का आपको प्रयोग देखना है। अव्यय, अव्यय पद कौन कौन से हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, धातु, क्रिया, वाक्य विचार, अर्थ विचार, इसके अलावा भी और बिंदु इसमें हो सकते हैं। केवल मैंने आपके लिए कुछ बिंदु ही दिए हैं इसमें, जिससे आप एक आपका शोध कार्य एक गति को प्राप्त हो सके और आपके शोध कार्य में बड़ी ही सरलता से आप शोध कार्य में आगे बढ़ सके और अपने शोध कार्य को संपन्न आप अच्छे से कर सके। तो ये व्याकरणिक तत्व जो है, व्याकरण शास्त्रीय तत्व है, यही तत्व होंगे। इसके अतिरिक्त भी आप और बहुत सारे तत्व अपने शोध निर्देशक के माध्यम से भी आप जैसे परिभाषा विचार आदि इसमें भी आप कर सकते हैं। अब उपसंहार, उपसंहार जो अध्याय होगा
इस उपसंहार में आप क्या करेंगे कि समस्त अध्यायों में वर्णित विषय की समीक्षा, निष्कर्ष, विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शोधपरक अध्ययन इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उन ग्रंथों के उद्धरण भी दिए जाते हैं और फुट नोट है, एंड नोट है, ये पद्धति आपको ये प्रयोग करना पड़ेगी। बात हम करें परिशिष्ट की। परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट चित्रावली का प्रयोग करेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची की मुख्य जो बात थी मैं आपको समझा दूं। संदर्भ ग्रंथ सूची तो अल्फाबेटिकल क्रम से बनती है, आकार आदि क्रम से बनती है, ध्यान रखना है। और इसकी 2-3 पद्धतियां हैं, जिसमें से मुख्य 2 पद्धतियों को जो सामान्य प्रचलित है उन पद्धतियों को मैं बता दूं आपके लिए कि ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ का नाम, संपादक का नाम, टीकाकार का नाम, अनुवादक का नाम, वृत्तिकार का नाम, प्रकाशक का नाम, वर्ष, संस्करण आदि का संपूर्ण विवरण संदर्भ ग्रंथ सूची में दिया जाता है। देखिए संदर्भ और संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भों में क्या करते हैं कि हम फुटनोट पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो उसी पेज के नीचे 1 2 3 लिखते हैं अपन, और ऊपर जहां अपन जिसको रेफरेंस देना वहां 1 लिखेंगे, 2 नंबर रेफरेंस पर 2, 3 नंबर पर 3, 4 नंबर पर 4, और उसी क्रम से जिस ग्रंथ से हमने वो उदाहरण लिया है या उसका रेफरेंस हमने लिया है उस ग्रंथ का पूरा विवरण अगर पहली बार प्रयोग करते हैं तो आपको पूरा विवरण देना है। ग्रंथ का नाम, ग्रंथकार का नाम, संपादक, टीकाकार, अनुवादक, वृत्तिकार, प्रकाशक, वर्ष, संस्करण आदि का संपूर्ण। अब संदर्भ ग्रंथ सूची ये है कि ग्रंथ के अंतिम परिशिष्ट में जब हम ग्रंथ पूरा पूरा हो जाता है तो परिशिष्ट में हमें संपूर्ण परिचय आकार आदि क्रम से हमें देना होता है, जिसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। इसी में स्लाइड है हमारे पास में, ठीक है, मिल गई स्लाइड, आपको दिख रहा होगा, देखिए आप इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, समस्त विद्यार्थी इस बात को ध्यान से सुन लें कि इसमें आचार्य, डॉक्टर, पंडित, आरिका आदि जो पद को या प्राचार्य आदि जो पद हैं उनको पदों को कोष्टक में लिखना है। जैसे आचार्य अमित गति, सुभाष रत्न संदोह, या यूं कहें हम कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके संपादक का नाम, अनुवादक, और अनुवादक इसके पंडित गुलाबचंद सिद्धांत शास्त्री जी, ये केवल उदाहरण के लिए आपके लिए, और ये ग्रंथकार क्रम से है। इसको आप ग्रंथ क्रम से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पहले ग्रंथ का नाम आ जाए समयसार, सुभाष रत्न संदोह, सठखंडागम, ये आपको इस क्रम से लेके फिर आचार्य का नाम लिखें, लेकिन अनुवादक, प्रकाशक, सिद्धांत ये सब आपके ज्यों के त्यों यथावत रहेंगे। जैसे आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र की इनकी टीका है, ये इसका प्रकाशन वर्ष लिखा है और प्रकाशक का नाम लिखा है। आचार्य कुंद कुंद समयसार है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, और वीरसेन जी का सठखंडागम है। जैसे आचार्य कुंद कुंद की जगह से आप व्याकरण शास्त्री बात कर रहे हैं, भाषा शास्त्री, तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी है, कपिल द्विवेदी जी हैं, उनके ग्रंथ का नाम हम लिखेंगे। या भाषा विज्ञान की हम बात करें तो पा पा भा बा भा, पहले पा का नाम आएगा, फिर बा, फिर भा। अगर हिंदी में आप करते हैं तो भोलानाथ तिवारी हैं जिनका भाषा विज्ञान है, कोश विज्ञान है उनका भाषा भोलानाथ तिवारी जी का। कपिल द्विवेदी जी की जो पुस्तक है भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र है, और डॉक्टर रीता रानी पालीवाल इनकी अनुवाद प्रक्रिया है। तो ये सब इस प्रकार से आप ग्रंथों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए मुख्य बात ये है कि आपको मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं वह शोध कार्य आपके टॉपिक के अनुरूप अध्यायों में विभाजित होगा। तो इसमें आज की वीडियो में हमने मुख्य बात ये जानी कि आपका शीर्षक अच्छा होना चाहिए, और आपका मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए, और उनका अंतः पृष्ठ कैसा हो, अंतः पृष्ठ की जानकारी क्या हो, प्रमाण पत्र किस प्रकार के लगे होना चाहिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद हमने समझा उद्देश्य और महत्व, पूर्व सर्वेक्षण अथवा शोध साहित्य, शोध समीक्षा हमने जानी, लिटरेचर रिव्यू को जाना, साथ ही हमने शोध प्रविधि को भी जाना कि किस प्रकार की शोध प्रविधि हम प्रयोग करेंगे। शोध प्रविधि के बाद
हमने शोध का सीमांकन किया, शोध की अध्याय, शोध की परियोजना की योजना हमने बनाई, अध्यायों में उसका विभाजन हमने किया और साथ ही हमने संदर्भ ग्रंथ सूची को भी जाना। तो इस प्रकार से हमने सारी बातें जानी और उसके भावी परिणाम क्या होंगे ये भी बात हमने जानी। तो आज का हमने जो वीडियो देखा और कक्षा हमने सुनी, तो इस कक्षा में आपने व्याकरण शास्त्री शोध परियोजना के बारे में जाना कि व्याकरण शास्त्री शोध परियोजना किस प्रकार से तैयार की जाती है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट्स करें। मैं आपके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में जा कर के प्रदान करूँगा अथवा आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।